आज हम लिटरेरी टर्म्स यूथ कंपटीशन के शुरू कर रहे हैं और लिटरेरी टर्म्स में बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है यूथ कंपटीशन का लिटरेरी टर्म से पेज नंबर 237 पे। The lives of saints were depicted in, मतलब संतों का जो निवास स्थान था या संतों की जो दिनचर्या थी, लिव्स जीविका थी, वो किसमें डिपिक्टेड है, किसमें बताया गया है? मॉरलिटी प्लेज में या मिरेकल प्लेज में या इंटरल्यूड्स में या बैलेट्स में? तो देखिए, जो लिव्स ऑफ सेंट्स हैं वो डिपिक्टेड है मिरेकल प्लेज में। मिरेकल प्लेज को संतों का प्ले भी कहा जाता है और इसके 3 जो मुख्य प्रकार हैं प्लेज के, उनमें ये एक है वर्नाकुलर ड्रामा ऑफ यूरोपियन मिडिल एज, जो मध्य काल में यूरोपियन का मुख्य ड्रामा में से एक है ये मिरेकल ड्रामा, जिसमें संतों की जीविका के बारे में बताया जाता है। एक मिरेकल प्ले जो होता है वो प्रेजेंट करता है रियल यानी वास्तविक, और एक फिक्सिशियन यानी कथानात्मक अकाउंट प्रस्तुत करता है किसका? जीवन का, उसके चमत्कारों का और उसके त्याग का, मार्टायरडम ऑफ ए संत, एक संत के बलिदान का भी वर्णन करता है ड्रामा में, उसके जीवन का, उसके मिरेकल का। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो अरस्तु साहब थे उन्होंने एनाग्नोसिस टर्म एक यूज किया, तो उसमें क्या उन्होंने बताया? एनाग्नोसिस, ANAGNONORISIS, एनाग्नोसिस टर्म। देखिए, एनाग ANAGNORISIS, एनाग्नोसिस जो एक टर्म था अरस्तु के द्वारा यूज किया गया, तो उसमें इस मोमेंट को जो नाटक का मेन पात्र होता था यानी प्रोटैगोनिस्ट जो होता था, उसके द्वारा ये पल पहचाना जाता था, समय पहचान लिया जाता था, जिसके कारण से पूरा टर्निंग पॉइंट होता था। और एनाग्नोसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है रिकॉग्निशन यानी पहचान या डिस्कवरी। किसके द्वारा? प्रोटैगोनिस्ट के द्वारा। तो इसलिए अरस्तु साहब ने ये शब्द अपनी पुस्तक पोएटिक्स, POETICS, पोएटिक्स में इसलिए डिनोट किया कि टर्निंग पॉइंट इन ए ड्रामा के लिए डिनोट किया। तो एनाग्नोसिस का अर्थ होगा कि द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन बाय द प्रोटैगोनिस्ट। तीसरा क्वेश्चन है ट्रेजेडी की आत्मा क्या है? अगर अरस्तु के अनुसार हम पूछें तो ट्रेजेडी की आत्मा क्या है? देखिए, अरस्तु साहब ने 6 तत्व ट्रेजेडी के निश्चित किए थे: प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल और सॉन्ग। प्लॉट, PLOT, प्लॉट, कैरेक्टर जानते हो, चरित्र, डिक्शन जो कहानी है, DICTION, थॉट विचार, उसमें क्या है, स्पेक्टेकल दर्शकों के लिए क्या है, SPECTACLE, और सॉन्ग। प्लॉट को उन्होंने, जो फर्स्ट है प्लॉट, उसको उन्होंने ट्रेजेडी की आत्मा माना है, क्योंकि एक्शन जो है वो पैरामाउंट होता है बलिदान के लिए। ड्रामा में महत्वपूर्ण है एक्शन जो है, पैरामाउंट सदैव ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे जो तत्व हैं वो सबस्ट्रेरी है, मतलब आश्रित हैं किस पर? एक्शन पर ही। तो प्लॉट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, एक्शन। तो 6 तत्व बताए हैं: प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टेकल और सॉन्ग। और प्लॉट जो है आत्मा है ट्रेजेडी की। अब कुछ 3 इसमें वो दिए गए हैं नाम, जैसे एक दिया गया है स्यूरियलिज्म, SURREALISM, स्यूरियलिज्म। दूसरा दिया गया है लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड और तीसरा दिया गया है इमेजिज्म।
लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, स्यूरेलिज्म SURREALISM, और इमेजिज्म IMAGISM, इमेजिज्म। ये 3 हैं। तो कह रहा है इनमें से ये लिटरेचर हैं, लिटरेचर और आर्ट्स में एक ये मोमेंट्स हैं, आंदोलन हैं ये तीनों, स्यूरेलिज्म, लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड और इमेजिज्म। तो इसमें आपको बताना है कि किसकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई। तो देखिए लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड और इमेजिज्म IMAGISM ये आंदोलन है साहित्य और कला में, और इनकी उत्पत्ति फ्रांस में हुई। साहित्य में ये एक स्टाइल है लिखने का जिसमें लेखक लोग अपना फोकस करते हैं मानव और ब्रह्मांड के मीनिंगलेसनेस, मतलब अर्थ के साथ में लिखते हैं कि इसमें मानव और ब्रह्मांड में क्या इसका महत्व है, जो भी इसमें अपने विचार होते हैं। एब्सर्ड ऑफ द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड कहते हैं। मीनिंगलेसनेस मतलब ब्रह्मांड और मानवी की जो मीनिंगलेसनेस है, अमानवता, बिना अर्थ की है, तो वो लिखने की कोशिश करते हैं लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड। अच्छा, इमेजिज्म ये एक अर्ली 20वीं शताब्दी का एंग्लो अमेरिकन पोट्री है। इमेजिज्म जो कल्पना और सही और स्पष्ट शार्प लैंग्वेज को फेवर में रहता है। उसका मतलब है कि कल्पना होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और तेज लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसी विचारधारा को मानने वाला अर्ली 20वीं शताब्दी का एंग्लो अमेरिकन पोट्री मोमेंट है इमेजिज्म। अच्छा, इसको सब जेनर जो है वो मॉडर्निज्म है। इसी का जो उप आंदोलन है वो मॉडर्निज्म है, जिसमें क्रिएटिंग क्लियर इमेजरी विद स्टैम्प लैंग्वेज के साथ में, जिसमें कॉन्सर्न किया गया। तो लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड और इमेजिज्म जो है ये फ्रांस की उत्पत्ति है, और बाकी जो इसमें स्यूररियलिज्म है ये फ्रांस की उत्पत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है टाइपिकल इमेजिस्ट पोएम इज रिटन इन। जो टाइपिकल इमेजिस्ट पोएम होती है वो किस में लिखी जाती है? देखिए, टाइपिकल TYPICAL टाइपिकल इमेजिस्ट पोएम जो होती है वो फ्री वर्स में लिखी जाती है, और फ्री वर्स को वर्स लिवर भी कहते हैं, VERSELIBRE, वर्स लिवर भी कहते हैं, ओपन फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई रिदम नहीं होती है, और ना तो रिदम होती है और ना तो मीटर रूप से ये कोई सही होता है, मतलब अनराइम्ड होता है और मेट्रिकली इरेगुलर होता है, मीटर के हिसाब से भी इरेगुलर होता है। अब जबकि इसमें लाइंस अनइक्वल होती हैं लेंथ में, मतलब बराबर नहीं होती हैं लंबाई में। TES इलियट ने इसको, जो ये फ्री वर्स है, जो ओपन फॉर्म है या वर्स लिवर है, इसको यूज किया है अपने वेस्टलैंड जो 1922 में आया था, खूब यूज किया है, काफ़ी हद तक यूज किया है वेस्टलैंड में TS इलियट ने। वाल्ट हिटमैन ने भी यूज किया है फ्री वर्स का। लिव्स ऑफ ग्रास एक इनकी कविता का संग्रह है, लिव्स ऑफ ग्रास। अगर आसानी से तरीके से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि फ्री वर्स जो है एक ओपन फॉर्म है पोट्री का, और इसका प्रयोग जो है कांस्टेंट मीटर पैटर्न के आधार पर राइम और एनी म्यूजिकल पैटर्न पर किया नहीं जाता है। मतलब कोई कांस्टेंट मीटर पैटर्न इसमें यूज नहीं किया जाता है जटिल, और ना तो राइम कोई होती है और ना तो म्यूजिकल पैटर्न होता है। तो टाइपिकल इमेजिस्ट किस में लिखी जाती है? फ्री वर्स में। 6वां क्वेश्चन है कि आप राइमिंग स्कीम बताइएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो माई लॉस्ट डचेस है। रॉबर्ट ब्राउन की जो रचना है माई लास्ट डचेस, DUCHESS, माई लास्ट डचेस है, उसकी राइमिंग स्कीम बताइएगा। देखिए, इसकी राइमिंग स्कीम जो है इंजैम्ड राइमिंग कपलेट्स की स्कीम है, ENJAMBED, इंजैम्ड राइमिंग कपलेट्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब जो हैं वो विक्टोरियन एज के हैं, और उन्होंने जो माई लास्ट डचेस लिखा है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग है, MONOLOGUE, क्या है? प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और माई लास्ट डचेस जो उनका प्रसिद्ध ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो 1842 में प्रकाशित हुआ। ड्रामेटिक लिरिक्स
अपने ड्रामेटिक लिरिक्स जो उनका काव्य संग्रह था उसमें उन्होंने 1842 में प्रकाशित करवाया। कविता जो है प्राकृतिक रूप से तो पिक्टोरियल है, कविता जो है पिक्टोरियल है नेचर के हिसाब से। और माई लास्ट डचेस में 56 लाइन है कविता में, और ये राइमिंग कपलेट्स में लिखी गई है। राइमिंग कपलेट्स का मतलब एक जोड़ा जिसकी लय अंत में एक तरीके से ही होती है, और सेल्फ कॉन्टेंट इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड मीनिंग में सेल्फ कॉन्टेंट है, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और मीनिंग में भी सेल्फ है। तो 56 लाइन की कविता राइमिंग कपलेट्स के साथ में, यानी इन जैम्ड राइमिंग कपलेट्स है इसमें। 7वां क्वेश्चन कहता है कि कुछ इमेजिस्ट जो फ्री वर्स में लिखते हैं तो वो जापानीज हैकू से प्रभावित थे। तो हैकू क्या है? देखिए, हैकू एक जापानीज पोयम है जो 17 लाइन सिलेबस की होती है, लाइन की नहीं 17 सिलेबस की होती है। 3 लाइनें होती हैं, 17 सिलेबस होते हैं। पहली लाइन में 5 सिलेबल्स, दूसरी लाइन में 7, और फिर तीसरी लाइन में 5 सिलेबल्स होते हैं, और ऐसे 17 सिलेबल्स बन जाते हैं 3 लाइन में। अगर ट्रेडिशनल रूप से कहा जाए तो ये सांसारिक प्राकृतिक संसार की इमेज को उठाते हैं। हैकू सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर हैकू ने डाला तो इजरा पाउंड पे डाला, और दूसरे जो इजरा पाउंड साहब जो इमेजिस्ट थे तो उन पे डाला, और भी जो इमेजिस्ट हैं उन पे डाला। और दूसरे जो इमेजिस्ट थे जो ब्रेविटी और प्रिसीजन दोनों को उत्पन्न करना चाहते थे, मतलब संक्षिप्तता और प्रिसीजन ऑफ इमेज को जापानीज ओरिजिनल में अगर वो प्रोड्यूस करना चाहते थे तो उन लोगों ने हैकू का प्रयोग किया। इजरा पाउंड की एक कविता है इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो, मेट्रो के एक स्टेशन में, तो वो बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है हैकू का उदाहरण लूजेंड इंग्लिश फॉर्म में, मतलब इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो में हैकू का प्रयोग किया गया है इजरा पाउंड की। 8वां क्वेश्चन, ए फुट इन प्रोजोडी इज ए बेसिक यूनिट ऑफ प्रोसोडी, यानी प्रोजोडी में फुट जो है वो बेसिक यूनिट है किसकी? तो ए फुट इन प्रोजोडी जो है बेसिक यूनिट है रिदमिक मेजरमेंट की, मतलब राइदमिक मेजरमेंट की है। फुट क्या है? फुट जो है इसमें एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है और कम से कम एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबस होता है, मतलब एक स्ट्रेज होगा कम से कम इसमें फुट में एफ डबल ओ टी, और एक जो है अनस्ट्रेस्ड होगा। तो ये एक मेजरमेंट है लय का। जैसे आइम्बिक देखा जाए फुट, तो आइम्बिक फुट में क्या होता है, एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा पहले और बाद में आएगा स्ट्रेस्ड सिलेबल, तो ऐसा अगर है उसको आइम्बिक कह देते हैं। एनापेस्टिक में क्या होते हैं, 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आएंगे और उसके बाद में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, UUS एनापेस्टिक, ANAPESTIC एनापेस्टिक। ट्रोक्वाइक TROCHAIC, ट्रोक्वाइक फुट क्या होता है? तो ट्रोक्वाइक फुट ये होता है कि एक स्ट्रेस लेवल आएगा दूसरे अनस्ट्रेस लेवल के बाद में, मतलब पहले स्ट्रेस आएगा और उसके पीछे आएगा अनस्ट्रेस। मान लीजिए SU होगा तो ट्रोक्वाइक, अगर US होगा तो आइम्बिक, और UUS होगा तो एनापेस्टिक। ठीक है। चौथा इसमें दिया है डैक्टिलिक, DACTYLIC। डैक्टिलिक क्या होता है, एक स्ट्रेस लेवल्स होता है और उसके पीछे UU आता है, मतलब अनस्ट्रेस लेवल्स। ये MH अब्राहम में बताया गया है। आइम्बिक फुट US, एनापेस्टिक UUS, ट्रोक्वाइक SSU और डैक्टिलिक SUU, मतलब 2 जब UU बाद में होंगे तो डैक्टिलिक, और डैक्टिलिक का ही उल्टा होता है एनापेस्टिक, यानी SUUS, और डैक्टिलिक में SUU होता है। और आइम्बिक जो है ट्रोक्वाइक का उल्टा होता है, आइम्बिक में
SU होता है और ट्रोकाइक में SU होता है और आइम्बिक में US होता है, सॉरी US होता है। ठीक है। नवा क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन सा स्पेंसियर स्टेंजा नहीं है, मतलब स्पेंसेरियन स्टेंजा के बारे में सत्य बात नहीं है। तो सी वाली सत्य बात नहीं है कि पहली 8 लाइन जो है आइम्बिक ओक्टामीटर में होती, ये बात सही नहीं है। बाकी ये सही है कि ये स्पेंसर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, इसीलिए तो स्पेंसेरियन स्टेंजा नाम पड़ा। ये भी बात सही है कि इसकी जो पहली 8 लाइन होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। और तीसरा ये गलत है कि ये आइम्बिक ओक्टामीटर में 8 लाइनें होती हैं, नहीं, पहली 8 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर में होती है। आइम्बिक मतलब US सिलेबल, और लास्ट जो है लास्ट लाइन इज आइम्बिक हेक्सामीटर, और जो लास्ट लाइन होती है अंतिम 8-9 लाइनों का होता है तो अंतिम लाइन होती है आइम्बिक हेक्सामीटर। तो सी वाला गलत है कि इसमें जो है 8 लाइन जो आइम्बिक ओक्टामीटर में नहीं होती। अच्छा, इसमें स्पेंसियर स्टेंजा जो है एक पोएटिक डिवाइस है जिसको एडमंड स्पेंसर ने अपने महाकाव्य दी फेवरी क्यून में प्रयोग किया था, कॉइंड किया था। FAERIE फेवरी क्यून, QUEEN फेवरी क्यून में एडमंड स्पेंसर ने इसको कॉइंड किया था। आइम्बिक पेंटामीटर जो है आता है 8 लाइनें और एक सिंगल लाइन लास्ट में बचती है, उसको एलेक्जेंड्राइन लाइंस कहते हैं या आइम्बिक हेक्सामीटर कहते हैं। एलेक्जेंड्राइन ALEXANDRINE एलेक्जेंड्राइन लाइन कहते हैं या आइम्बिक हेक्सामीटर कहते हैं। और एलेक्जेंड्राइन लाइन वो होती है जिसमें 12 सिलेबल होते हैं, आइम्बिक लाइंस होती हैं 12 सिलेबल्स होते हैं, बाकी इसमें 10-10 सिलेबस होते हैं आइम्बिक पेंटामीटर में। तो इसकी राइमिंग स्कीम ये होती है AB AB BC BC C। तो इस तरीके से 9 लाइनें हो गई, AB AB BC BC और C। पहली 8 लाइन आइम्बिक पेंटामीटर में और लास्ट लाइन आइम्बिक हेक्सामीटर या एलेक्जेंड्राइन जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। 10वां क्वेश्चन, लिबर्टी विच पोएट्स टेक, आज़ादी जिसको कवि लेते हैं किसमें, तो पोएटिक लाइसेंस में आज़ादी लेते हैं। इसमें पोएटिक जस्टिस नहीं होगा, इफेक्टिव फैलेसी नहीं होगा, राइमिंग स्कीम नहीं होगा, पोएटिक लाइसेंस में जो है कवि लोग जो है आज़ादी है उसमें। देखिए, लिबर्टी जो कवि लोग लेते हैं पोएटिक लाइसेंस में, ये पोएटिक शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द पोएटा से है, पोएटिक POETIC, और लैटिन भाषा का जो शब्द पोएटा है POETA पोएटा, और पोएटा लैटिन भाषा का शब्द है और उस पोएटा का अर्थ होता है कवि या मेकर, कवि या मेकर यानी पोएट और मेकर। शब्द लाइसेंस जो है LICENSE लाइसेंस शब्द जो है लैटिन भाषा के लाइसेनिया से आया है, LICENTIA लाइसेनिया से आया है, और लाइसेनिया का अर्थ होता है टू बी परमिटेड यानी परमिट दी गई। जॉन ड्राइडेन साहब ने पोएटिक लाइसेंस को एक आज़ादी की तौर पर डिफाइन किया है जॉन ड्राइडेन ने, जिसमें कवि लोग जो है अपने स्वयं को बोल सकते हैं वस्तुओं को कविता में बिना किसी प्रोज के संप्रभुता के, मतलब प्रोज से हटकर कविता में बोल सकते हैं, ऐसा बोलते हैं जॉन ड्राइडेन पोएटिक लाइसेंस जिसको बोलते हैं। अगर हम विस्तृत रूप में देखें तो पोएटिक लाइसेंस जो है न केवल डिक्शन में अप्लाई किया जाता है बल्कि कवियों के द्वारा या दूसरे जो साहित्यिक लेखक हैं उनके द्वारा इसको फ्री करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वायलेट और कॉन्वेंशनल रूल्स ऑफ लैंग्वेज फॉर स्पेशल इफेक्ट, मतलब एक स्पेशल इफेक्ट के लिए भाषा को वार्तालाप के नियमों से वायलेट किया जाता है, निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कुछ क्रिटिक्स दिए गए हैं, मेंशन किया गया है, तो उसमें बताया गया है कि क्या हो सकता है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की
एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिटिक के तौर पर, मतलब किसकी आवश्यकता है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक विधा है, तो उसमें फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए क्रिटिक की किसकी आवश्यकता है, तो I.A. रिचर्ड्स की आवश्यकता है। बाकी विलियम वेल्स दिए गए हैं, रेने वेलेक दिए गए हैं, F.R. लेविज दिए गए हैं, लेकिन सही ऑप्शन है I.A. रिचर्ड्स। देखिए, जो ब्रिटिश कवि और विद्वान जो हैं I.A. रिचर्ड्स, जिनको IVOR आर्मस्ट्रॉन्ग और रिचर्ड्स कहते हैं, तो उन्होंने प्रारंभ किया था और जोर भी दिया था द नीड ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पर। प्रारंभ इन्होंने किया था और शुरुआत में जोर भी दिया था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पे, और उन्होंने बताया था कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है क्रिटिक की, मतलब बुनियादी आवश्यकता है क्रिटिक की। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक रूप है साहित्यिक एनालिसिस का, मतलब किसी का साहित्यिक एनालिसिस करोगे तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कहलाता है, जिसमें एक्सक्लूसिवली उसका फोकस किया जाता है उसके टेक्स्ट पर जो वो लिखता है, और उसकी जो एक्स्ट्रानियस फैक्टर होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है। एथोरिकल इंटेंशन या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के तौर पर उसको जो है इग्नोर किया जाता है, जो उसके एक्स्ट्रानियस फैक्टर होते हैं, एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं। ये टर्म जो है एक एक्सपेरिमेंट था परफॉर्म्ड का ऑन कैम्ब्रिज लिटरेचर स्टूडेंट्स, मतलब कैम्ब्रिज साहित्यिक स्टूडेंट्स पर एक परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंट था। टर्म ऑरिजिनेट किया गया था एक्सपेरिमेंट के तौर पर I.A. रिचर्ड्स के द्वारा। कौन सा? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें जो है उसको इग्नोर किया जाता है एक्स्ट्रानियस फैक्टर को किसी कवि की, और उसकी जो साहित्यिक जो होता है उसका लिटरेरी एनालिसिस किया जाता है मुख्य रूप से उसके टेक्स्ट पर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें कौन सा सही नहीं है? 12वां क्वेश्चन कहता है ये सही नहीं है कि टेरजा रीमा इज ए स्टेंजा ऑफ 4 लाइन, तो यही तो गलत है। टेरजा रिजम जो है वो 4 लाइन का नहीं होता है। टेरजा रिजम जो है वो एक नैरेटिव पोयम है, ये 4 लाइन की नहीं होती, ये 3 लाइन की होती है, ये 3 लाइन की होती है। बाकी तीनों सही है। जैसे ये लिखा है चौशेरियन स्टेंजा 7 लाइन का, तो चौसर का जो स्टेंजा होता था वो 7 ही लाइन का होता है। स्पेंसेरियन स्टेंजा अभी पढ़े हो 9 लाइन का, ये भी सही है। ओटवा रीमा OTTAVA ओटमा रीमा जो है वो 8 लाइन का होता है, ये भी सही है। लेकिन टेरजा रीमा होता है 3 लाइन का, इसमें दिया गया है 4 लाइन का, तो इसीलिए ये गलत है। टेरजा रीमा जो स्टेंजा है ये एक इटली के कवि थे दांते एलिगिरी, ALIGHIERI, एलिगिरी। इन्होंने इसको कॉइन किया था, मतलब उत्पन्न किया था, और इन्होंने इसलिए इसको टेरजा रीमा को 3 लाइन का दांते एलिगिरी ALIGHIERI ने कॉइन किया था, क्योंकि इनकी एक नैरेटिव पोएम थी द डिवाइन कॉमेडी। तो डिवाइन कॉमेडी में टेरजा रीमा का प्रयोग करने के लिए इन्होंने कॉइन किया था। इसमें 3 लाइनें होती हैं, और जिसमें इंटरलॉकिंग 3 लाइन राइमिंग स्कीम पर एक इंटरलॉकिंग होती है, और सेकेंड लाइन का जो अंतिम वर्ड होता है वो एक 1 टेरेस्ट प्रोवाइड्स करता है राइमिंग फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के लिए। फर्स्ट और थर्ड लाइन के लिए एक ट्रेरेस प्रोवाइड करता है, जैसे ABA BCB CDC, ऐसे ये चलता है, टरसेट चलता है, एक सेट चलता है ABA और फिर BCB फिर CDC, मतलब ABA में जो B आया है फिर BCB फिर CDC, इस तरीके से टेरजा रीमा चलता है। अच्छा, टेरजा रीमा जॉफ्री चौसर के द्वारा भी यूज किया गया। उनकी जो शॉर्ट पोएम है कंप्लेंट टू हिज लेडी, जॉफ्री GEOFFREY, जॉफ्री चौसर की एक शॉर्ट पोएम है कंप्लेंट टू हिज लेडी, तो उसमें इन्होंने टेरजा रीमा का प्रयोग किया है। बाकी तो वो चौसरेरियन स्टेंजा उनका 7 लाइनों का स्वयं का था। PB शैली ने भी टेरजा रीमा का प्रयोग किया है, जो उनका बहुत प्रसिद्ध ओड है जिसका नाम है ओड टू दी वेस्ट वाइंड। तो ओड टू दी वेस्ट वाइंड में
टेरजा रीमा का ही प्रयोग पीवी शैली ने किया है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल टू ए ट्रिवियल सब्जेक्ट रिजल्ट्स इन, एक हाई स्टाइल की एप्लीकेशन जो ट्रिवियल सब्जेक्ट के लिए होती है किसके रिजल्ट में आ गई, तो उसका रिजल्ट में आया ए मॉक इपिक आया। क्या रिजल्ट आया? मॉक इपिक। देखिए जब कोई सैट्रिकल फॉर्म जो होता है, मॉक इपिक, सैट्रिक मतलब व्यंग्यात्मक फॉर्म जो है, जिसमें ये उत्पत्ति की जाती है होमर्स व्यंग को किसके माध्यम से, एक लो कैरेक्टर के प्रेजेंटेशन से एक होमर्स को उत्पन्न किया जाता है, या कह लिया जाए ट्रिवियल सब्जेक्ट के द्वारा यानी तुच्छ सब्जेक्ट के द्वारा हंसी उत्पन्न की जाती है इन दी लॉफ्टी स्टाइल में, हंसने वाली स्टाइल में। क्लासिकल इपिक मतलब जो शास्त्रीय महाकाव्य होते हैं उनकी हंसने वाली शैली में तुच्छ सब्जेक्ट्स के द्वारा या लो कैरेक्टर के द्वारा प्रेजेंटेशन किया जाता है और जनरेट किया जाता है हंसी। मॉक इपिक जो है टाइपिकली रूप से एम्प्लॉयज करता है एलिवेटेड पोएटिक डिक्शन, और इसमें फोकस रहता है सिंगल हीरोइक इंसिडेंट पर, मतलब केवल हीरोइक इंसिडेंट पर, और इनकॉर्पोरेट्स सिलेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ रोसिसक्रूसियन मैथोलॉजी विच लेटर बिकेम द ट्रेट्स ऑफ क्लासिकल इपिक। तो इसमें जो क्लासिकल इपिक होते हैं उनके व्यवहार बनाया जाता है और जो मैथोलॉजी होती है उसको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उसकी हंसी उड़ाई जाती है। जैसे इसका उदाहरण है मॉक इपिक का द रेप ऑफ द लॉक। इसमें पोप साहब, अलेक्जेंडर पोप साहब ने आलोचना की है और नीचा दिखाया है एक दो परिवारों के बीच में जो झगड़ा है उसका वर्णन करके, उसका डिस्क्रिप्शन करके नीचा दिखाया है, आलोचना की है, और वो इंस्पायर थे इसके लिए अपने मित्र जॉन कैरिल के द्वारा। मतलब उनका जो मित्र था अलेक्जेंडर पोप, जॉन कैरिल, CARYLL, कैरिल जो है, जॉन कैरिल जो उनके मित्र थे, उनसे वो इंस्पायर होकर उन्होंने द रेप ऑफ द लॉक लिखा है। तो इन एप्लीकेशन ऑफ हाई स्टाइल, मतलब स्टाइल तो हाई होती है बट ट्रिवियल सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक तुच्छ सब्जेक्ट के लिए, इसका रिजल्ट किस में आता है? मॉक इपिक में। 14वां क्वेश्चन है कौन स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिसियन, जो एक फ्रेज है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिसियस, CONSCIOUSNESS, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिसियस जो है वो पहली बार यूज किए। तो जो तुम लोग फ्रेज देखते हो स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, उसको पहली बार यूज किया था एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, और विलियम जेम्स की एक किताब थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, PSYCHOLO, साइकोलॉजी, जो 1890 में आई थी। उसमें उन्होंने ये यूज किया था टर्म, और उन्होंने वर्णन किया था कि अनब्रोकन फ्लो ऑफ परसेप्शंस, मतलब बिना कोई रुकावट के परसेप्शन को फ्लो करना, या यादों को फ्लो करना, या थॉट्स को फ्लो करना, या फीलिंग्स को फ्लो करना वेकिंग माइंड से, चलते हुए दिमाग से, चेतन मन से। तो ये जो है डिस्क्रिप्शन जो है एडॉप्ट किया गया था नैरेटिव मेथड इन मॉडर्न फिक्शन, और ये जो है नैरेटिव मेथड जो है आधुनिक कथाओं में भी देखा गया। तो इसलिए जो है ये ए वाला सही है। विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को 1890 में अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में प्रयोग किया था। 15वां कहता है कि ट्रैक्टेरियन मोमेंट का दूसरा नाम क्या है? TRACTARIAN, ट्रैक्टेरियन मोमेंट का दूसरा नाम जो है वो ऑक्सफोर्ड मोमेंट है। क्या है? ऑक्सफोर्ड मोमेंट। देखिए ऑक्सफोर्ड मोमेंट को ही ट्रैक्टेरियन मोमेंट कहा जाता है क्योंकि इसका दृष्टिकोण जो है 90 रिलीजियस पैम्पलेट्स में प्रकाशित हुआ। इसका जो दृष्टि है 90 धार्मिक पंपलेट्स थे, उनमें इसका ट्रैक्टेरियन या ऑक्सफोर्ड मोमेंट का जो व्यूज था, जो दृष्टिकोण था वो प्रकाशित हुआ। इसीलिए इसको ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम्स। ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम मतलब ये
समय के लिए ट्रैक्ट्स किया गया। 1833 से 1841 तक इसको जो है प्रकाशित हुआ, ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया गया था 1830 की शुरुआत में। किसके द्वारा? एंग्लिकन क्लर्जीमैन एक थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के, एंग्लिकन क्लर्जीमैन, ANGLICAN क्लर्जीमैन, एंग्लिकन क्लर्जीमैन जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में थे, उनके द्वारा ये जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था शुरुआती 1830 में। तो वही कह रहा है कि ट्रैक्टेरियन मूवमेंट जो है ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था, इसलिए था क्योंकि इसमें जो धार्मिक पंपलेट थे वो 90 पंपलेट प्रकाशित किए गए थे ट्रैक्ट्स फॉर द टाइम, मतलब इतने समय में, किसमें? 1833 से 1841 तक समय समय पर प्रकाशित किए गए 90 रिलीजियस पंपलेट्स। तो इसीलिए ट्रैक्टेरियन यानी ट्रैक्ट्स ऑफ द टाइम्स, मतलब समय के रास्ते पर ये प्रकाशित किए गए, इसीलिए ट्रैक्टेरियन मूवमेंट कहते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से चैप्टर पोएटिक्स, जो कविता है अरस्तू की किताब है पोएटिक्स, तो उसमें किसमें चैप्टर में एनाग्नोसिस को बताया गया है, ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, मतलब अज्ञानता से ज्ञान की ओर ये परिवर्तन एनाग्नोसिस कहलाता है। ये किसमें बताया गया है? तो ये चैप्टर नंबर 15 में बताया गया है। जो अरस्तू की किताब है पोएटिक्स, उसमें एनाग्नोसिस अभी हम पहले ही क्वेश्चन बताए थे। एनाग्नोसिस क्या है कि प्रोटैगोनिस्ट जो है रिकॉग्निशन कर लेता है टर्निंग पॉइंट का। ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज, तो इसमें जो है चैप्टर 15वां। अरस्तू की जो कविता है ये 14वीं शताब्दी में लिखी गई, 14वीं शताब्दी BC में लिखी गई, और ये बताया जाता है ये सबसे प्रथम सर्वाइविंग वर्क है ड्रामेटिक थ्योरी का। मतलब अगर कोई ड्रामेटिक थ्योरी है उसका सबसे पहला जीता जागता अगर कोई कार्य है तो वो पोएटिक्स है, और पहली दार्शनिक ट्रीटाइज टू फोकस ऑन लिटरेरी थ्योरी, और पहली किताब ऐसी है जो साहित्यिक सिद्धांतों पर लिखी गई है, ट्रीटाइज की गई है। कौन? पोएटिक्स। अगर जिंदा है 4वीं शताब्दी में लिखी गई BC में, और अगर सर्वाइविंग कोई वर्क है, जीता जागता कार्य है ड्रामेटिक थ्योरी पे, तो अभी ये है। 17वां क्वेश्चन कहा जा रहा है इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है? तो थॉमस कीड तो थे, क्रिस्टोफर मार्लोवे भी थी, जॉन लिली भी थे, बेन जॉनसन जो है ये यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। देखिए जो ये टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स, ये जॉर्ज सेंट्सबरी के द्वारा दिया गया, कॉइंड किया गया। जॉर्ज GEORGU, जॉर्ज सेंट्सबरी SAINTSBURY, सेंट्सबरी के द्वारा कॉइंड किया गया। अच्छा, इसको जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये अप्लाई उनके लिए किया जो एक 16वीं शताब्दी में लेट यानी बाद वाली उत्तर 16वीं शताब्दी, उत्तरार्ध जो 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ग्रुप था अंग्रेजी नाटककारों का और पैम्फलेटर्स का, PAMPHLETERS, पंफलेटर और नाटककारों का एक 16वीं उत्तरार्ध में एक ग्रुप था, उनके लिए ये टर्म अप्लाई किया था जॉर्ज सेंट्सबरी ने। अच्छा, वो एजुकेटेड फ्रॉम थे और वो पढ़े लिखे थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से या तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, इसीलिए इसका नाम जो यूनिवर्सिटी विट्स रख दिया गया। इसमें इतने मेंबर थे, क्रिस्टोफर मार्लोवे था, रॉबर्ट ग्रीन साहब थे, थॉमस नैसे था, NASHE, ये 3 लोग जो थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैसे, और जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले ये ऑक्सफोर्ड विद्यालय से थे। क्रिस्टोफर मार्लोवे और रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नैसे एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, जॉन लिली, थॉमस लॉज और जॉर्ज पीले ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। थॉमस कीड जो थे वो इकलौते इस ग्रुप में ऐसे थे जो किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े थे, ऐसा विश्वास किया जाता है, ये किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े थे। बाकी मार्लोवे, ग्रीन और नैसे साहब कैम्ब्रिज से थे, और लिली, लॉज और पीले, लाल, पीले और लॉज ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से थे।
और इस ग्रुप के जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, वो विश्वविद्यालय टाइप के विद्वान थे। तो उनकी जो लिटरेरी फिगर था वो एक हाई कल्टिवेटेड था, मतलब, और प्रोफेशन के तौर पर एक उच्च क्वालिटी का लेख लेते थे। तो ये था। 18वां क्वेश्चन है, इंग्लिश इक्विवेलेंट टू द टर्म मिमेसिस। अच्छा, अंग्रेजी का इक्विवेलेंट क्या था? जो टर्म था, जो एक जेनर था, विधि थी मेमेसिस, MIMESIS, माइमेसिस जो था, वो इंग्लिश इक्विवेलेंट के टर्म में क्या था? EQUIVALENT, इक्विवेलेंट टर्म माइमेसिस। तो देखिए, इसमें इंग्लिश इक्विवेलेंट जो एक टर्म के तौर पर था माइमेसिस, उसको जो है एक इमिटेशन कहा जाता है। इंग्लिश इक्विवेलेंट टू टर्म माइमेसिस, MIMESIS, वो इमिटेशन कहलाता है। ये माइमेसिस जो है ओरिजिनली रूप से एक ग्रीक टर्म था। कैसा था? ग्रीक टर्म था, जिसका अर्थ ये था इमिटेशन इन इंग्लिश। इस टर्म में ये बताया जाता है कि नकल की प्रोसेस बताई जाती है या मिमिक्री की जाती है विभिन्न कलाकारों के द्वारा, जो वर्णन करते हैं संसार का, तो उनके द्वारा मिमिक्री की जाती है या कल्पना की जाती है प्रोसेस की, वर्णन की, डिस्क्राइब की, तो उसे ही कहते हैं माइमेसिस। तो अंग्रेजी इक्विवेलेंट टू टर्म माइमेसिस क्या था? इमिटेशन, नकल करना था। 19वां क्वेश्चन है कि जो एक्सप्रेशनिज्म जो एक मोमेंट है, आंदोलन है, EXPRESSIONISM, एक्सप्रेशनिज्म जो एक आंदोलन है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इसकी उत्पत्ति जर्मनी से हुई, एक्सप्रेशनिज्म की। एक्सप्रेशनिज्म साहित्य में ये उठा और ये एक रिएक्शन था, ये एक प्रतिक्रिया थी। किसके विरोध में? मैटेरियलिज्म के विरोध में, भौतिकतावाद में। मैटेरियलिज्म के विरोध में था एक्सप्रेशनिज्म। कंप्लीसेंट बोर्ग्यूसिस प्रोस्पेक्टी के उसमें था, और रैपिड मैकेनाइजेशन, मतलब तेजी से जो मशीनीकरण हो रहा है, अर्बेनाइजेशन हो रहा है, मतलब जो गांव उजड़ रहे हैं, इसके खिलाफ था अर्बेनाइजेशन। और डोमिनेशन ऑफ द फैमिली, और परिवार का जो विघटन हो रहा है, जो प्रथम प्रारंभिक विश्व युद्ध के दौरान जो परिवार का डोमिनेशन हुआ, उसके विरोध में था यूरोपियन सोसाइटी में। अगर सामाजिक प्रोटेस्ट के जो ड्रामा थे उनको फॉर्ज किया गया, और एक्सप्रेशनिस्ट जो थे, राइटर थे, वो एक विचारधारा, ये विचार जो है कन्वे करते थे एक न्यू स्टाइल में। इनका उद्देश्य था एक्सप्रेशनिस्ट लोगों का एक न्यू स्टाइल में जो थे वो इसको एम करते थे, कन्वे करते थे नए विचार में। और ये विरोध में आया था मैटेरियलिज्म के उसमें। कंप्लेन की जाती थी कि कैसे धनवान होना जरूरी नहीं है, जो आधुनिक मशीनीकरण हो रहा है, जो शहरों में सब लोग बसे जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, और कैसे परिवार डोमिनेशन हो रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो यूरोप सोसाइटी में। तो उसके विरोध में ये था एक्सप्रेशन। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक, ये टर्म जो है सबल्टर्म से लिया गया है। मतलब किस को गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक जो है मांगा गया है, किससे उधार मांगा गया है? क्या सबल्टर्म से लिया गया है? तो इसमें जो है गायत्री चक्र, GAYATRI, गायत्री चक्रवर्ती, CHAKRAVORTY, चक्रवर्ती स्पाइवेक, SPIVAK, ये जो है उधार लिया गया है टर्म सबल्टर्न। और ये जो सबल्टर्म आया SUBALTERN, और ये आया है एंटोनियो ग्रैमसी के द्वारा, एंटोनियो ग्रैमसी के द्वारा, ANTONIO, एंटोनियो ग्रैमसियो, GRAMSCI, ग्रैमसी के द्वारा। एंटोनियो ग्रैमसी से जो ये सबल्टर्म है, उससे जो है ये गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवेक जो है उधार लिया गया है। अच्छा, ये जो एंटोनियो ग्रैमसी जो है, ये इस टर्म को
यूज करती हैं किसको, सबल्टर्म। अपने निबंध जो उनका है एंटोनियो ग्रैम्सी द्वारा, कैन दी सबल्टर्म स्पीक, कैन दी सबल्टर्म स्पीक, तो उसमें इसको जो है इस टर्म को लिया गया है, किसको, सबल्टर्म, SUBALTERN, सबल्टर्म को इन्होंने अपने जो निबंध है कैन दी सबल्टर्म स्पीक, कैसे बोल सकते हैं सबल्टर्म दलित लोग, तो उससे ये लिया गया है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक। तो उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि शुरुआती दौर में राजनीतिक और जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कैसे शिफ्ट की गई है सबटर्म ग्रुप्स के आवाज़ में। और सबटर्म ग्रुप कौन होता है, दलित वर्ग कौन होता है, जैसे शोषित वर्ग, सबल्टर्म ग्रुप्स का मतलब शोषित, जैसे औरतें हो गई, ट्रिबल हो गए यानी जनजातियां लोग, और जो तीसरा वर्ड है उसको दिखाया गया है। सबटर्म जो है इसका अर्थ होता है इन्फीरियर रैंक, जो दलित हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उनके बारे में इन्होंने एंटोनियो ग्रैम्सी साहब ने अपने निबंध कैन दी सबटर्म स्पीक, क्या शोषित लोग उपेक्षित लोग बोल सकते हैं, उसमें उन्होंने दिखाया है। अब ये एक टर्म था जिसको एंटोनियो ग्रैम्सी साहब ने एडॉप्टेड किया, और ये जो एंटोनियो ग्रैम्सी साहब थी ये इटालियन यानी इटली की मार्क्सिस्ट थी, मार्क्सवादी विचारधारा से संबंध रखती थी, और कम्युनिस्ट भी थी, और जो कई बार जेल भी रही, और जेल इनको भेजा गया मुसोलिनी के द्वारा, जो मुसोलिनी MUSSO मुसोलिनी जो जर्मनी में था, तो उसकी पुलिस के द्वारा 1926 से कई बार जेल रही, और अपनी मृत्यु तक जेल रही। 1926 में इनको जेल भेज दिया गया इस आवाज़ के लिए, क्योंकि ये उपेक्षितों की आवाज़ उठाती थी एंटोनियो ग्रैम्सी, तो 1926 से जेल में डाल के, और उनकी मृत्यु 46 में हुई, तब तक जेल में रही। और लेकिन उनके कार्य जो हैं पब्लिक में सोवियत यूनियन में हु आर सब्जेक्ट टू दी हेगोगोमी ऑफ रूलिंग क्लासेस, तो इनकी जो सब्जेक्ट हैं जो वही उन्होंने चुना, उनके जो वो कार्य थे वो किसको रिफ़र करती थी, जो ये कार्य लिखे थे कैन दी सबल्टर्म स्पीक, तो वो उन्होंने कार्य जो है उन लोगों के लिए वो किए जो सोवियत यूनियन में शासन करते थे, और जो विषय था हेजेमोनी ऑफ दी रूलिंग क्लासेस, जो ये रूलिंग क्लासेस है, जो शासन करने वाला वर्ग है, उसके लिए वो हेगोमोनी थे, मतलब बहुत ही कष्टदायी थे सोवियत यूनियन में जो विषय चुने थे।